नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल कोड्स विद पीयूष में। और मैं पीयूष सिंह गहरवार एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम जानेंगे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम सभी ने डिस्कस किया था कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, इन सभी के पीछे ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस असल में किसी न किसी प्रोग्रामिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। क्या होता है ये प्रोग्रामिंग सिस्टम मतलब प्रोग्राम बनाने का एक तरीका, एक पद्धति, जिसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए ही हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कई प्रोग्रामिंग सिस्टम्स बने हुए हैं जिनके अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो कि प्रोसीजर पर आधारित है। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका मीनिंग ही ऐसा निकल रहा है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इट मीन्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम जो प्रोसीजर पर आधारित है, राइट। इसके बाद अगला प्रोग्रामिंग सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, मतलब ऑब्जेक्ट पर आधारित प्रोग्रामिंग सिस्टम। फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, फंक्शन पर आधारित प्रोग्रामिंग सिस्टम। फिर एक है इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम जो इवेंट्स पर चलता है। कंप्यूटर पर होने वाले जो छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं, कंप्यूटर पर होने वाले इवेंट्स पर आधारित जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवेन प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं जिनके रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिस पर वर्क हो रहा है। अब आइए बात करते हैं, असल में ये जो पूरी वीडियो की सीरीज़, जो पूरे YouTube वीडियोस की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ अपने इस चैनल में, ये असल में बेसिक जो लैंग्वेज मैं लेकर चल रहा हूँ वो C++ प्रोग्रामिंग है। इसमें आगे लगातार वीडियो बनते जाएंगे और मैं C++ प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को लेकर के सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली देखें हम तो C++ प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो यहाँ सेकेंड नंबर पर दी हुई है आपके सामने। यहाँ जो आप प्रोग्रामिंग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि एक बार हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है असल में प्रोसीजर को समझना कि प्रोसीजर क्या होता है जिस पर यह प्रोग्रामिंग सिस्टम आधारित है। व्हाट इज़ प्रोसीजर, इसके बारे में जानने के लिए आइए समझते हैं प्रोसीजर के बारे में। व्हाट इज़ प्रोसीजर, एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि किसी भी काम को अगर पूरा करना है तो उसके कोई ज़रूरी नहीं कि उसको एक ही तरीके से किया जाता। किसी भी काम को कई तरीक़ों से, कई विधियों से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी काम को कंप्लीट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर तरीके को हम प्रोसीजर नहीं कह सकते। काम को कंप्लीट करने की हर विधि को प्रोसीजर नहीं कहा जा सकता है। प्रोसीजर कौन सी विधि को कहेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि काम को कंप्लीट करने की कई विधियां हो सकती हैं, पर उनमें से कौन सी विधि प्रोसीजर कहलाएगी? वो विधि जिसको हम स्टेप बाय स्टेप, यानी ऐसी विधि जिसमें आप प्रोसेस के हर स्टेप को क्रम से करते हैं, राइट। जिसमें काम को आप एक क्रम से एक एक स्टेप, एक एक चरण को फॉलो करते हुए करते हैं, केवल उसी विधि को हम प्रोसीजर कह सकते हैं। बाकी हर तरीके को आप प्रोसीजर नहीं कहेंगे। जैसे प्रोसीजर को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी ने 6th-7th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, मैथ्स में रेखा गणित, राइट। उसमें कुछ ऐसा आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा कि एक ए नाम के पॉइंट से, एक नाम के बिंदु से हमने एक रेखा खींचा, ठीक है। फिर इस रेखा पर हमने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक आर्क यानी चाप काटा और यहाँ पर हमने नाम दे दिया बी, ठीक है। फिर बी से
3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और ए से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फिर से हमने कट किया। तो यहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पर कट हो रहा है इसको हमने नाम दे दिया सी। फिर इसके बाद बी से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और ए से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने फिर से कट किया और यहाँ पर नाम दे दिया डी। इसके बाद इन सारे पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया ऐसा। तो ये आपका ऐसा डायग्राम बना। अच्छा, ये बनाने के बाद याद होगा आप लोग सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखते थे, डेफिनेटली याद होगा। आप सभी ने 6th 7th में मैथ्स जो पढ़ी होगी रेखा गणित, उसमें आप सभी ने ये काम किया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप लिखते थे कि सबसे पहले हमने ऐसा 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 काम किया, उसके बाद हमने ये काम किया, उसके बाद हमने ये काम किया, राइट। तो ये जो आप स्टेप्स लिख रहे हैं यहाँ पर, ये स्टेप क्या बता रहे हैं, आपके इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट करने की प्रोसीजर बता रहे हैं। आप हर स्टेप को क्रम से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि किस तरह से ये काम हमने कंप्लीट किया 1 बाय 1। इसी को असल में कहा जाता है दोस्तों प्रोसीजर, ठीक है। वरना आपको ए बी सी डी ये सारे जो डिस्टेंसेज हैं, ये सारी की सारी डिस्टेंसेज, इसकी मेजरमेंट आपको बुक में दी होती हैं। आप चाहो तो स्केल लेकर के फटाफट बना दो और शायद तब और अच्छा बना सको, लेकिन उसके बाद भी हम उस तरह से नहीं बनाते। हम इसको जिस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि यहाँ पर आर्क आपको काट देना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको सी के लिए ए से इतनी डिस्टेंस पर, बी से इतनी डिस्टेंस पर आपको आर्क कट करना है, तब जो पॉइंट क्रिएट होगा उसको सी नाम दे करके आपस में कनेक्ट करना है। तो जिस तरीके से जो असल में प्रोसीजर है उसको जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, जो आपका पूरा वर्क है उसको जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो केवल उसी मेथड को आप बोल सकते हैं प्रोसीजर। क्लियर है। अब किसी भी प्रोसीजर को समझाने के लिए या समझने के लिए दो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी प्रोसीजर को। यदि आप किसी अपने काम के प्रोसीजर को किसी को समझाना चाहते हैं या किसी अन्य के प्रोसीजर को आप समझना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए दो विधियां बनाई गई हैं। एक विधि कहलाती है एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम मीन्स जैसा अभी यहाँ पर हमने देखा, जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया था उसमें आप 1 बाय 1 जो स्टेप्स लिखते थे ना, कि सबसे पहले हमने ये रेखा खींचा, फिर उसके बाद उससे बी कट किया इतने डिस्टेंस पे, फिर सी बनाया। तो ये जो आप स्टेप लिखते हैं ये आप या तो इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करके आप अपने काम के सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 क्रम से लिखते हैं, ठीक है। इसी को असल में एल्गोरिथम कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एल्गोरिथम की डेफिनेशन जैसा कि लिखा हुआ है कि जब किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न चरणों को क्रम से सामान्य भाषा के माध्यम से दर्शाया जाता है। किसी भी एक लैंग्वेज का यूज़ करके जब आप सारे स्टेप को सीक्वेंस से, एक क्रम से दिखाते हैं, तो प्रोसीजर को दर्शाने के, प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करने के इसी तरीके को कहा जाता है एल्गोरिथम, राइट। अब बात आती है दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका कहलाता है फ्लो चार्ट। उसमें भी काम हम यही करते हैं। कौन सा? जो हमारे सारे स्टेप्स हैं, जो हमारे क्रम से एक एक चरण है, एक एक स्टेप्स हैं, इनको दर्शाने का ही हम काम करते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में नहीं। यहाँ पर हम अपने हर चरण को, अपने हर स्टेप को दिखाते हैं रेखा चित्रों के माध्यम से, यानी पिक्टोरियल फॉर्मेट में, राइट, ग्राफिकल फॉर्मेट। जब किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न चरणों को, जब किसी कार्य को पूर्ण करने के जो अलग अलग स्टेप होते हैं उनको हम सीक्वेंस से, क्रम से रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, यानी ग्राफिकल फॉर्मेट में दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के इस फॉर्मेट को कहा जाता है फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाने का तरीका क्या होता है। एक ऐसा एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे और सभी को आता भी होगा। वो जो जिस ऑपरेशन, जिस काम के बारे में हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं, वो फ्लो चार्ट बनने वाला है चाय बनाने का। ऑफ कोर्स आप सभी को आती होगी चाय बनानी। एल्गोरिथम टू मेक टी, चाय बनाने का यदि हम एल्गोरिथम लिखें, यानी चाय बनाने का जो तरीका है उसको यदि हम स्टेप बाय स्टेप लिखें तो उसका तरीका क्या होगा। देखिए स्टार्ट, यहाँ पर स्टार्ट का मतलब है आपने गैस वगैरह, चूल्हा वगैरह सब स्टार्ट कर लिया, उसमें सब मतलब आग वगैरह जल गई। अब इसके बाद बॉयल वाटर, राइट। बॉयल वाटर मीन्स कि आपने एक किसी भी बर्तन में पानी डाला और बॉयल करना शुरू कर दिया उस पर। अगला स्टेप क्या होगा?
ऐड टी, उसमें कुछ चाय मिलाया, देन ऐड शुगर, शुगर मिलाया, देन मिल्क, ऐड मिल्क, मिल्क मिलाया, बॉयल अगेन, कुछ देर तक और बॉयल किया, देन स्टॉप। अब इस पूरे स्टेप को देख करके जिसको नहीं भी बनता होगा वो चाय बनाना सीख जाएगा। ठीक है, कैसी बनेगी वो बात की बात है, लेकिन चाय उससे बनने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेप उसको बड़े अच्छे से समझा रहे हैं कि किस तरह से चाय बनाई जाएगी। राइट। अब आइए, यदि इसी प्रोसेस का, इसी ऑपरेशन का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो अलग थोड़ा सा कैसे होता है, उसको प्रदर्शित करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। फ्लो चार्ट टू मेक टी। स्टार्ट, यहाँ पर भी देखिए हमने यहाँ पर भी स्टार्ट ही लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्या लिखा है, स्टार्ट, एल्गोरिथम में। यहाँ पर भी स्टार्ट लिख रहे हैं। देन बॉयल वाटर, यहाँ पर भी देखिए फ्लो चार्ट में भी बॉयल वाटर। देन ऐड टी, ऐड टी, ऐड शुगर, ऐड शुगर, ऐड मिल्क, देन बॉयल अगेन, देन स्टॉप। राइट। लेकिन इसको हम ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाते हैं, यानी इस फॉर्मेट में। ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेस ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, तो ये जो सारे के सारे डायग्राम्स बने हुए हैं इनको हम इस तरह से आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहला काम आपने किया स्टार्ट, यानी चूल्हा वगैरह स्टार्ट कर दिया, गैस वगैरह स्टार्ट कर दी। देन बॉयल वाटर, देन ऐड टी, देन ऐड शुगर, ऐड मिल्क, बॉयल अगेन, कुछ देर और बॉयल किया, देन स्टॉप। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या सीख रहे हैं, चाय बनाना। यहाँ पर भी हम क्या सीख रहे हैं, ऑफ कोर्स चाय बनाना। मतलब एक ही प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दो अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए। एक तरीके को हम बोलते हैं एल्गोरिथम, जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स को एक किसी एक भाषा का, किसी एक लैंग्वेज का यूज़ करके सीक्वेंस में दर्शाते हैं। और दूसरा तरीका है रेखा चित्रों, यानी ग्राफिकल फॉर्मेट में यदि हम किसी प्रोसेस के सारे स्टेप्स को वन बाय वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। ठीक है। अब यहाँ एक बात और आती है कि यहाँ पर जो फ्लो चार्ट में हमने इस्तेमाल किए हैं अलग अलग डायग्राम्स, जैसे यहाँ पर हमने ओवल शेप बनाया है, इसके बाद सारे के सारे हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं। तो क्या इसके पीछे कोई रूल्स होते हैं, कोई नियम होते हैं कि कहाँ पर कौन किस टाइप का बॉक्स बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल इसके नियम होते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ दो प्रकार के डायग्राम्स देख रहे हैं, ओवल शेप और रेक्टेंगल शेप। इसके अलावा और भी शेप्स होते हैं जिनको फ्लो चार्ट में यूज़ किया जाता है, पर इनको अलग अलग टाइप की जगह पर, मतलब अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जब इसके बाद हम अगले वीडियो में फ्लो चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डायग्राम्स का यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट मेकिंग के लिए, फ्लो चार्ट क्रिएशन के लिए, और किस किस टाइप की प्रोसेसेस हम फ्लो चार्ट के अंदर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से ग्राफिकल फॉर्मेट में। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में जो भी मैंने इस वीडियो में बताया और फ्लो चार्ट के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में जो बताया, काफ़ी हद तक आप सभी को समझ में आया होगा। यदि कहीं पर कोई आपको डाउट समझ में आता है तो आप बिल्कुल मैसेज के थ्रू इस वीडियो में आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल to get all the notifications my every video. Thank you so much.